और लाई डिटेक्टर टेस्ट में आज बात करेंगे तीसरा विश्व युद्ध भड़काने वाले यार गद्दार की है। ये जानने से पहले ये समझ लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़े सैन्य संगठन नेटो में फूट पड़ सकती है, जिसकी वजह बनेगा इजराइल, क्योंकि नेटो के दूसरे सबसे ताकतवर देश तुर्की ने आशंका जताई है कि इजराइल उस पर हमला कर सकता है। सोचिए, अगर इजराइल ने उस पर हमला कर दिया तो क्या होगा? यकीनन अमेरिका को नेटो या फिर इजराइल में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि अमेरिका किसे चुनेगा? आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। तीसरा विश्व युद्ध कराने वाले यार गद्दार का सच। क्या किसी ने सोचा है कि नेटो में बगावत हो जाएगी? क्या किसी ने सोचा है कि नेटो का एक देश गद्दारी कर देगा? और क्या किसी ने यह सोचा कि नेटो का यह देश तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा देगा? जी हां, दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य संगठन माने जाने वाले नेटो में फूट पड़ सकती है, और फूट की वजह बना है इजराइल। लेकिन क्यों और कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले नेटो के उस यार गद्दार का नाम सुन लीजिए, जिसने 32 देशों के इस संगठन की नींव हिला दी है। इस देश का नाम है तुर्की। खुद को इस्लामिक मुल्कों के खलीफा की तरह पेश करने वाले तुर्की नेटो का बहुत बड़ा विलन बन गया है, और अगर इसे रोका नहीं गया तो ये तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में लड़े जा रहे युद्ध के बीच तुर्की के रक्षा मंत्री यासर गुलेर ने बड़ा उकसाने वाला बयान दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि इजराइल तुर्की पर हमला कर सकता है, जिससे तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। अब सवाल यह कि टर्किश डिफेंस मिनिस्टर ने ऐसा क्यों कहा? क्या वाकई तुर्की को इजराइल हमले का कोई इनपुट है? और सवाल ये भी है कि अगर तुर्की इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो क्या नेटो में फूट पड़ जाएगी, क्योंकि नेटो का सबसे अहम सदस्य अमेरिका इजराइल के साथ है। तीसरे विश्व युद्ध का सायरन बजा रहे इन तमाम सवालों का जवाब दें, उससे पहले आपको यासर गुलेर का पूरा बयान सुनाते हैं। इजराइल एक आक्रामक देश है, वह हम पर हमला कर सकता है। हमारे राष्ट्रपति हमारे लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि वे इस खतरे को देख रहे हैं। अगर राष्ट्रपति को इजराइल से कोई संभावित खतरा नहीं दिखता तो क्या वे ऐसी चिंता जताते? बेशक हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। दरअसल यासर गुलेर तुर्की के पहले नेता नहीं है जिन्होंने नेटो में फूट डालने वाला बयान दिया हो। इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन भी इजराइल को बड़ा खतरा बताते हुए उसके साथ तमाम रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर चुके थे। पिछले हफ्ते रियाद में हुई मुस्लिम देशों की मीटिंग में एर्दोगन ने इजराइल को सख्त संदेश देने की वकालत की थी। इसके ठीक बाद आया टर्किश रक्षा मंत्री का बयान, जो कि युद्ध भड़काने वाला बताया जा रहा है। जानकारों की माने तो टर्किश नेताओं की निगाहें भले ही इजराइल पर हों, मगर वो निशाना कहीं और लगाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में इजराइल का नाम लेकर तुर्की अमेरिका पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुर्की बेशक नेटो का अहम सदस्य है, मगर अपनी महत्वाकांक्षा के चलते वो नेटो से अलग राग अलापता है। मसलन तुर्की खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करना चाहता है, इसके लिए वो इजराइल के खिलाफ बयान दे रहा है। दूसरी तरफ वो नेटो में भी बना रहना चाहता है, ताकि इसकी आड़ में वो अपना प्रभाव बढ़ाता रहे। टर्की इस तरह की बातें करता रहता है, नेटो की जो पॉलिसीज़ होती हैं उसके खिलाफ भी बोलता रहता है, और उसकी पॉलिसी होती है कि फिर बार्गेन करता है, अपनी बार्गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करता है। आपको बता दें कि 32 देशों वाले संगठन नेटो का 70% खर्चा अकेला अमेरिका उठाता है, जबकि तुर्की की इसमें भागीदारी 5% से भी कम है। मगर जब भी नेटो के सामने बड़े फैसले लेने का वक्त आता है तो तुर्की उसमें सबसे ज्यादा अड़ंगा लगाता है। पिछले 10 साल में कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब तुर्की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए सीधे अमेरिका से टकरा गया। साल 2019 में जब तुर्की को अमेरिका के F-35 फाइटर जेट या रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम में से एक को चुनना था, तो तुर्की ने अमेरिका की अनदेखी करते हुए रूस के S-400 को चुना।
इसके बाद साल 2023 में जब स्वीडन को नेटो में शामिल करने की बात सामने आई तो भी तुर्की ने उसमें अड़ंगा लगाया, जिसके बाद अमेरिका को तुर्की की शर्तें माननी पड़ी और इजराइल के मुद्दे पर भी तुर्की अमेरिका को आंखें दिखा रहा है, ये जानते हुए भी कि अगर इजराइल युद्ध लड़ रहा है तो इसके पीछे अमेरिका की ही रजामंदी है। आज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट टर्की और इजराइल के बीच में अब सब जानते हैं कि इजराइल एक तरह से अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह काम करता है और यह हकीकत भी है कि इजराइल के तमाम जो भी मंसूबे हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के मंसूबों को फुलफिल करते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर नेटो के मेंबर टर्की का युद्ध इजराइल से हो जाता है तो अमेरिका जैसे देशों के लिए बहुत बड़ी विडंबना हो जाएगी कि वो किसका साथ दें। हकीकत यह है कि युद्ध ना हो इसके लिए अभी से प्रयास शुरू हो चुके हैं और चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे फ्रांस हो, ये सब बैक चैनल्स एक्टिवेट कर चुके हैं ताकि युद्ध को रोका जा सके और ये दोनों अहम मेंबर्स आपस में न टकरा जाएं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल के कारण अमेरिका और तुर्की आपस में भिड़ जाएंगे? अमेरिका का बाइडेन प्रशासन हो या नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल को लेकर दोनों का स्टैंड लाउड एंड क्लियर है। इजराइल को किसी भी सूरत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। तो क्या विरोध करने पर तुर्की को नेटो से निकाला जाएगा? इस पर डिटेल में बात आगे करेंगे, तुर्की की ताकत के बारे में भी बताएंगे। मगर पहले सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। दरअसल मुस्लिम देशों की जिस बैठक के बाद तुर्की ने बयान दिया है, वो बैठक मिडिल ईस्ट में ईरान का समर्थन करने के लिए बुलाई गई थी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि तुर्की खुद ईरान को पसंद नहीं करता है, ईरान को अपना कट्टर प्रतिद्वंदी भी मानता है। बावजूद इसके वो नेटो के खिलाफ जाकर ईरान का समर्थन करने को तैयार हो गया है। अब एक सवाल आपके जहन में ये भी उठ रहा होगा कि ईरान से तुर्की की दुश्मनी क्या है, तो इसे भी ठीक से समझ लीजिए। असल में बात दुश्मनी की नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट में दबदबे की है। तुर्की ने दशकों से इस इलाके में अपना दबदबा बना रखा है। तुर्की खुद को मुस्लिम मुल्कों का रहनुमा मानता रहा है। ग्लोबल मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स की रिपोर्ट में तुर्की को मध्य पूर्व क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश बताया जाता है। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ इंडेक्स 2023 के अनुसार तुर्की मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र का सबसे ताकतवर देश है। तुर्की के बाद मिस्र का नंबर आता है, तीसरे नंबर पर ईरान को रखा गया है, जबकि चौथे नंबर पर इजराइल है। हालांकि गाजा युद्ध के बाद ईरान जिस तरह हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन में खुलकर सामने आया, उससे तुर्की का खलीफा वाला खिताब छिनता नजर आ रहा है। यही वजह है कि ईरान को नीचा दिखाने के लिए तुर्की नेटो से टकराने को भी तैयार नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि तुर्की किस ताकत के दम पर उस इजराइल को धमका रहा है जिसकी सुरक्षा में अमेरिका ने अपने वॉरशिप तैनात कर रखे हैं। तो इसके लिए आपको तुर्की की कुछ डिटेल्स पता होनी चाहिए। मसलन सामरिक लिहाज से तुर्की नेटो का दूसरा सबसे बड़ा मजबूत सदस्य है। तुर्की की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो यूरोप और एशिया के बीच पड़ता है, यानी एक तरह से ये ईस्ट और वेस्ट के बीच पुल का काम करता है। गाजा युद्ध में नेटो के लिए तुर्की की भूमिका भले ही अहम ना हो, लेकिन यूक्रेन युद्ध में तुर्की की अहमियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो तुर्की ही है जिसने युद्ध की शुरुआत में ब्लैक सी के भीतर रूस को रोकने का काम किया। दरअसल 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत तुर्की को यह अधिकार मिलता है कि वो जंग के हालात में डार्डानेल्स और बोस्पोरस से गुजरने वाले युद्धपोतों की एंट्री पर रोक लगा सकता है। खास बात यह कि इस अधिकार का इस्तेमाल करके तुर्की एक बार रूस के 6 युद्धपोतों और एक सबमरीन को ब्लैक सी में दाखिल होने से रोक चुका है। यानी नेटो के लिए तुर्की की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसके अलावा तुर्की को दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर भी माना जाता है। यूक्रेन युद्ध में तो तुर्की के अकेले TB2 ड्रोन ने ही रूस की नाक में दम कर दिया था।
यूक्रेन ने तुर्की के TB2 ड्रोन से ऐसे घातक हमले किए थे कि पूर्वी यूक्रेन रशियन टैंकों की कब्रगाह बन गया था। आपको बता दें कि अमेरिका और चीन को पीछे छोड़कर तुर्की दुनिया का नंबर 1 ड्रोन पावर बन चुका है। पूरी दुनिया में हमलावर ड्रोन्स की जितनी भी बिक्री हो रही है उसमें से 65% ड्रोन तुर्की सप्लाई करता है, जबकि सिर्फ 26% ड्रोन्स की आपूर्ति करता है। अमेरिका का ड्रोन बाजार घटकर सिर्फ 8% रह गया है। सेंटर फॉर न्यू अमेरिकी सिक्योरिटी यानी CNAS ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक साल 1995 से 2023 के बीच तुर्की ने अपनी ड्रोन तकनीक और बिक्री में काफी बढ़ोतरी की है, जिसमें आत्मघाती ड्रोन भी शामिल है। इसके अलावा 55 मुस्लिम देशों को होने वाले हथियारों की ज्यादातर सप्लाई तुर्की ही करता है, जिससे तुर्की की अर्थव्यवस्था को काफी फायदा पहुंचता है। बता दें कि मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए तुर्की लगातार अपने रक्षा बजट को बढ़ा रहा है, जो अभी $47 बिलियन तक पहुंच गया है। देखिए, अगर इजराइल और तुर्की के बीच युद्ध के हालात बनते हैं तो एक बात तो तय है कि अमेरिका इजराइल को हथियारों की कमी नहीं पड़ने देगा, लेकिन अमेरिकी हथियारों को हटा दें तो तुर्की और इजराइल की सेनाएं आमने सामने कहां ठहरती है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, तुर्की और इजराइल में कौन आखिर सबसे दमदार है। उधर इजराइल आप देख रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ तुर्की आप देख रहे हैं। एक्टिव सैनिक और जो रिजर्व सैनिक है उनकी क्या संख्या है, ये हम आपको इस ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं कि अभी जो एक्टिव सैनिक इजराइल के पास है वो है 1,70,000, लेकिन वहीं अगर हम बात करें तुर्की की तो 3,55,000 एक्टिव सैनिक तुर्की के पास है। और रिजर्व में अगर हम बात करें कि जिनको कभी भी अगर ये पोजीशन लेने के लिए कहा जाता है, कमांड दी जाती है, तो फिर रिजर्व सैनिकों की संख्या है 4,65,000। और वहीं अगर हम बात करें तुर्की की तो 3,79,000 संख्या रिजर्व सैनिकों की तुर्की के पास है। इसके अलावा अगर हम बात करें कुल एयरक्राफ्ट्स की तो इजराइल के पास 612 एयरक्राफ्ट है, जबकि तुर्की की अगर बात करें तो उससे थोड़ा ज्यादा बल्कि डबल आप यहां पर कह सकते हैं कि 1,069 यहां पर कुल एयरक्राफ्ट की संख्या तुर्की के पास है। फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो 240 इजराइल के पास है, जबकि अगर फाइटर जेट तुर्की की बात करें तो उसके पास 205 कुल एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा अगर हम अटैकिंग हेलीकॉप्टर, अटैक हेलीकॉप्टर की अगर बात करें तो इजराइल के पास 48, जबकि तुर्की इसमें कहीं ज्यादा इजराइल के आगे टिकता है। अगर बात करें तो 502 अटैकिंग हेलीकॉप्टर उसके पास है। इसके अलावा युद्धक अगर हम टैंक की बात करें तो 1,370 इजराइल के पास है, जबकि तुर्की के पास 2,231 युद्धक टैंक जो हैं वो हैं। इसके अलावा आर्म्ड व्हीकल की अगर बात करें तो आर्म्ड व्हीकल की संख्या 43,407 इजराइल के पास है, जबकि 55,104 तुर्की के पास है। सबमरीन की संख्या की अगर बात करें तो सिर्फ 5 इजराइल के पास है, जबकि तुर्की के पास 22 सबमरीन्स हैं। तो ये ताकत का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं। डिस्ट्रॉयर ना तो इजराइल के पास है ना ही तुर्की के पास है। फ्रिगेट की भी अगर हम बात करें तो फ्रिगेट भी ना ही इजराइल के पास है और ना ही तुर्की के पास। लेकिन न्यूक्लियर हथियारों की अगर हम बात करें तो इस पर 80 इजराइल के पास है, जबकि तुर्की यहां पर कमजोर पड़ता नजर आता है इजराइल के मुकाबले। अब सवाल ये कि क्या अमेरिका या नेटो के दूसरे देश तुर्की जैसे ताकतवर देश की अनदेखी करते हुए उसे नेटो से बाहर कर सकते हैं? जानकारों के मुताबिक नेटो में शामिल होने वाले नए सदस्यों को लेकर नियम कायदे तय हैं, मगर नेटो के किसी देश की सदस्यता कैसे खत्म की जाए इसे लेकर कोई भी साफ गाइडलाइंस नहीं। हालांकि कुछ नियम जरूर बने हैं जिसका इस्तेमाल करके देश को अलग थलग किया जा सकता है। मसलन अगर कोई देश नेटो के बाकी सदस्यों से अलग राय रखता है और बार बार अपने वीटो का इस्तेमाल कर रहा हो, जिससे नेटो का मुख्य उद्देश्य और इसकी संरचना प्रभावित हो रही हो, तो बाकी सदस्य अहम मुद्दों पर होने वाली बैठकों में इसे इनवाइट न करके अपना दबाव बना सकते हैं। हालांकि इजराइल के मामले में अगर तुर्की अमेरिका को आंख दिखाने की कोशिश करता है तो डोनाल्ड ट्रंप नेटो से अलग हट सकते हैं, जिसके बाद नेटो कमजोर पड़ जाएगा और इसका ज्यादा वजूद नहीं रह जाएगा। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें